बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, आज हमने उर्दू अलिफ़ का यानी हमारी उर्दू टेक्स्ट का सबक नंबर 11 पढ़ना है। कौन सा सबक नंबर है? सबक नंबर 11, इल्म का शौक़। क्या है? सबक नंबर 11, इल्म का शौक़। शौक़ कहते हैं किसी चीज़ को दिल से करना, यानी जब तक आपके अंदर शौक़ नहीं होगा आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपनी किताब खोलें और किताब का सफ़ा नंबर 66 खोलें। सफ़ा नंबर 66। हमारा पहले दिन का काम है पढ़ाई। पहले दिन का काम है पढ़ाई यानी रीडिंग। हम किताब से रीडिंग करेंगे और जो मुश्किल अल्फाज हैं आप उन्हें अंडरलाइन करते जाएं और उसको आप इमला में याद कर सकते हैं या आप उसे उसमें भी कर सकते हैं। मुश्किल अल्फाज मायनी जो आपके आएंगे आप उसमें भी उसको याद कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, शुरू करें। सबसे पहले हैं ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज यानी हमने देखना है कि इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उन्हें पहले पढ़ लें। जी, तो पहला लफ्ज़ है अहमियत। क्या लफ्ज़ है? अहमियत। नंबर 2, बैतुल हिकमत। बैतुल हिकमत। नेक्स्ट है साइंस। साइंस। नेक्स्ट इजाद। इजाद। और नेक्स्ट है मशीन। मशीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। आज से 1200 साल पहले की इस्लामी दुनिया में इल्म को बहुत अहमियत हासिल थी। यानी ये कितनी पुरानी बात बताई जा रही है कि 1200 साल, एक साल में आप जानते हैं एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। एक साल इज इक्वल टू 12 मंथ्स। और यहाँ पर कितने सालों की बात की गई है? 1200 साल।
यानी कितने साल गुजर गए? 1200 साल। ये इतनी पुरानी बात की जा रही है। जैसे आप जानते हैं कि अब 21वीं सदी चल रही है, तो ये समझ ले 12वीं सदी कह सकते हैं आप चल रही थी जबकि ये बात है। तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसमें उन्होंने बताया है कि इस्लामी दुनिया में यानी मुसलमानों में इल्म को बहुत अहमियत हासिल थी। अहमियत यानी बहुत अहम समझा जाता था, बहुत ख़ास समझा जाता था कि जिसके पास इल्म था उसकी लोग बहुत इज्जत करते थे। उस ज़माने में बगदाद में बैतुल हिकमत खोला गया, यानी 1200 साल पहले। बगदाद एक शहर का नाम है कि बगदाद में क्या खोला गया? बैतुल हिकमत। क्या लफ्ज़ है? बैतुल हिकमत। बैत कहते हैं घर को, और दानाई का मतलब हिकमत का मतलब है दानाई। ठीक है, बैत कहते हैं घर को और हिकमत किसे कहते हैं? दानाई को। तो बैतुल हिकमत का मतलब है दानाई का घर। अब दानाई किसी का नाम तो नहीं है। दानाई का मतलब है अक्लमंदी। दानाई का क्या मतलब है? अक्लमंदी। कि वहाँ पर एक बैतुल हिकमत यानी दानाई का घर खोला गया। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा मदरसा कह लें, इदारा कह लें या लाइब्रेरी कह लें, कि आज के दौर में हम उसे लाइब्रेरी कहेंगे, कि एक ऐसी लाइब्रेरी खोली गई जहाँ पर क्या था? बहुत सी किताबें थीं और उसका क्या नाम था? बैतुल हिकमत। बैतुल हिकमत जी। बैतुल हिकमत का मतलब है दानाई का घर। ठीक है, कि ऐसा घर जिसमें अक्लमंदी की कोई चीज़ है या किताबें हैं। अब क्या था बैतुल हिकमत में? बैतुल हिकमत में दुनिया भर से साइंस और रियाजी की हज़ारों किताबें रखी गई थीं। अब आ गया ना कि बैतुल हिकमत में क्या था? पूरी दुनिया में जो मुसन्निफ़ थे जिन्होंने साइंस और रियाजी की किताबें लिखी थीं और वो बहुत फ़ायदेमंद किताबें थीं, उन किताबों को उस बैतुल हिकमत में रखा गया था। यानी वो किताबें उस बैतुल हिकमत यानी दानाई के घर में महफूज थीं। मुसलमान उल्मा और तुलबा उन किताबों को पढ़ते थे। यानी वो किताबें क्यों रखी गई थीं? ताकि मुसलमान उल्मा आलिम की जमा है, यानी इल्म रखने वाला। तो दुनिया भर के जितने भी उल्मा थे और जितने भी तालिबे इल्म थे, वो उन किताबों को वहाँ जाकर पढ़ते थे। वो उन किताबों को समझने की कोशिश करते थे।
यानी वो किताबें सिर्फ देखने के लिए नहीं रखी गई थी, बल्कि उन्हें पढ़ा जाता था। स्टूडेंट्स, अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 67 खोलें। जी, अब हमने क्या पढ़ा था पिछले सफ़े पर कि जितने भी मुसलमान उल्मा और तुलबा थे वो बैतुल हिकमत में जाकर उन किताबों को पढ़ते थे। उसके बाद वो अपने तजुर्बे करते और मज़ीद किताबें लिखते थे। यानी सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि उसको समझते थे, और उन किताबों से पढ़ने और समझने के बाद वो तजुर्बे करते थे, और जब वो तजुर्बे कामयाब हो जाते थे तो फिर वो उन पर मज़ीद किताबें लिखते थे। यानी जो तजुर्बे उन्होंने किए होते थे उनके बारे वो अपनी किताबें लिखते थे। समझ आ गया? जी, मुसलमानों ने उस दौर में बहुत कुछ ईजाद किया। यानी 1200 साल पहले मुसलमानों ने उन तजुर्बों से और उन किताबों से बहुत सी चीज़ों को ईजाद किया। अब क्या ईजाद किया? यहाँ पर कुछ जो हैं उल्मा या कुछ आप कह सकते हैं जिन्होंने ये साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, या ईजाद करने वाले जो होते हैं उन वो भी हम कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पर उन्होंने ज़िक्र किया है कि किसने क्या क्या चीज़ बनाई। अब सबसे पहले किसका है? जैसा कि अल-जज़री ने एक ऐसी मशीन बनाई जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाल सकती थी। यानी अब जो मुसलमानों ने जो चीज़ें ईजाद की उनमें सबसे पहले अल-जज़री के बारे बताया कि अल-जज़री ने क्या बनाई? एक मशीन बनाई जो क्या करती थी? ज़मीन के नीचे से पानी निकालती थी, जिसे हम पंप कहते हैं। क्या कहते हैं? पंप। यानी आप देखें कि पंप लगा होता है और जब हम उसे चलाते हैं तो वो ज़मीन के नीचे से पानी को ऊपर खींच लाता है और हम तक पानी पहुंच जाता है। तो कौन सी मशीन अल-जज़री ने बनाई? पंप, जो कि जिसका काम क्या था? ज़मीन के नीचे से पानी निकालना, कि ज़मीन के नीचे से पानी निकाला जाता था। जी, मरियम अजलिया ऐसी छोटी मशीनें बनाती थीं जिनसे किबले की समत का पता चलाया जाता था। मरियम अजलिया ये भी नाम है, और उन्होंने क्या बनाई? मशीनें। क्या बनाई? छोटी छोटी मशीनें बनाई जिनसे किसकी का पता चलता था?
किबले की समत का, जिसे आप कह सकते हैं कि वो एक पेंडुलम होता है। जब आप उसको रखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मशरिक़ किधर है, मगरिब किधर है, शुमाल किधर है और जनूब किधर है। तो मरियम अजलिया ने ऐसी मशीनें बनाई कि जब हम उस मशीन को रखते थे तो वो मशीन बता देती थी कि किबले का रुख किस तरफ है, किबला किस तरफ है। तो हमें उस समत का पता चल जाता था। तो ये भी एक इजाद है मुसलमानों की कि उन्होंने पढ़ा, तजर्रुबे किए और फिर उन्होंने इन चीज़ों को बनाया। अल-ज़हरावी ने एक ऐसा धागा बनाया जो आज भी डॉक्टर ज़ख़म सीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अल-ज़हरावी उसने क्या बनाया? एक धागा बनाया। और वो धागा किस काम आता है? ज़ख़म सीने के। जैसे आप जानते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाए और गहरी चोट लग जाए या ऐसा ज़ख़म लगे जो बहुत गहरा हो, तो डॉक्टर्स उस ज़ख़म को सी देते हैं। और किससे सीते हैं? वो एक धागे से सीते हैं। वो आम धागा नहीं होता जो हम अपने घर में कपड़े सीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो धागा नहीं होता, बल्कि ये एक ख़ास धागा होता है जो कि ज़ख़्म सीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो धागा किसने बनाया? अल-ज़हरावी ने। किसने बनाया? अल-ज़हरावी ने। अब देखिए यहाँ पर 3 मुसलमानों के बारे में बताया गया है। किस किस के बारे? सबसे पहले अल-जज़री, जिसने एक ऐसी मशीन बनाई जो ज़मीन के नीचे से पानी निकालती है, जिसे हम आम ज़ुबान में पंप कहते हैं। दूसरे नंबर पर मरियम अजलिया के बारे बताया कि उन्होंने ऐसी मशीनें ईजाद की जो किबले की समत के बारे बता सकती थीं। और तीसरे नंबर पे अल-ज़हरावी के बारे है कि उसने एक ऐसा धागा बनाया जो डॉक्टर ज़ख़म सीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनकी क्या थी? उनके तजुर्बे थे, उनकी तहकीक थी। उन्होंने पढ़ा था, उसे समझा था। ये उनका एक शौक़ था। यानी आप देखें कि उन्होंने शौक़ से इल्म हासिल किया, किताबों को पढ़ा, समझा, तजुर्बे किए और फिर उस पर मज़ीद किताबें लिखी कि जो तजुर्बे उन्होंने किए वो उनको किस हद तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।
तो उन्हीं तजर्बों की बिना पर ये अल-जज़री ने ज़मीन से पानी निकालने वाली मशीन बनाई, मरियम अजलिया ने किबले की समत मालूम करने की मशीन बनाई और अल-ज़हरावी ने धागा बनाया। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? इल्म की वजह से। अगर वो इल्म का शौक़ ना रखते तो कभी भी वो इतने जो है वो तजर्बात ना कर पाते और चीज़ें ना बना पाते। तो किसी भी काम में कामयाबी के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? इल्म हासिल करना। क्या ज़रूरी है? इल्म हासिल करना। कि अगर आप इल्म हासिल करेंगे तभी आप कामयाबी पा सकते हैं। जी, समझ आ गया? इस तरह इल्म हासिल करने के शौक़ की वजह से मुसलमानों ने बहुत तरक्की की और दुनिया को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। यानी देखें, ये उनका शौक़ था इल्म हासिल करने का कि वो पढ़ते गए, तजुर्बे करते गए और चीज़ें बनाते गए जिसका फ़ायदा उन्हें भी पहुंचा और दुनिया को भी वो फ़ायदा पहुंचा। तो ये सब किससे मुमकिन हुआ? इल्म की वजह से। अगर आपके दिल में इल्म हासिल करने का शौक़ है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि नहीं, कोई बात नहीं, पोजीशन नहीं आई, चलो पास तो हो ही गया हूँ या हो ही गई हूँ, तो फिर उससे क्या होता है कि वो लगन, वो जज्बा और वो शौक़ पैदा नहीं होता। तो जब तक आप इंटरेस्ट लेके, जब तक आप शौक़ से इल्म हासिल नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस सबक में भी यही बताया जा रहा है कि इल्म हासिल करने के लिए सबसे पहले हमारा इरादा होना चाहिए, हमें शौक़ हो कि हम इल्म हासिल करें और आगे बढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। आपने इस सबक की अच्छी तरह रीडिंग करनी है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम है इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज यानी जो हमने रीडिंग की है, अब हम उसमें से मुश्किल अल्फाज पढ़ेंगे, लिखेंगे और फिर आप उसे याद करेंगे। तो मैं बोर्ड पर लिखने लगी हूँ, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है और कॉपी पर लिखना भी है। ठीक है स्टूडेंट्स? जी, पहला लफ्ज़ है अहमियत। पहला लफ्ज़ क्या है? अहमियत। नंबर 2 बगदाद। नंबर 2 बगदाद। नंबर 3 बैतुल हिकमत।
नंबर 3 बैतुल हिकमत। नंबर 4 तजर्रुबे, तजर्रुबे। नंबर 5 मज़ीद, नंबर 5 मज़ीद। नंबर 6 ईजाद, नंबर 6 ईजाद। नंबर 7 मशीन, मशीन। नंबर 8 किबले। नंबर 9 धागा, नंबर 9 धागा। और नंबर 10 शौक, शौक। ओके स्टूडेंट्स, फिर एक मरतबा पढ़ लें। नंबर 1 अहमियत, नंबर 2 बगदाद, नंबर 3 बैतुल हिकमत, नंबर 4 तजर्रुबे, नंबर 5 मज़ीद, नंबर 6 ईजाद, नंबर 7 मशीन, नंबर 8 किबले, नंबर 9 धागा और नंबर 10 शौक। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना अल्फाज मायने का काम शुरू करेंगे। यानी जो आपकी किताब में मुश्किल अल्फाज हैं, मैं वो अल्फाज लिखूंगी और उनके मायने भी लिखूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी, पहला लफ्ज़ है ईजाद। ईजाद का मायने है वजूद में लाना, यानी कोई चीज़ बनाना। नंबर 2 है सम्त। सम्त का मायने है जानिब, तरफ और रुख। आप जब याद करेंगे तो आप कोई एक मायने भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक से ज़ायद मायने लिखने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाए कि इसके कितने मायने हैं। यानी सम्त भी हम कह सकते हैं, उसको जानिब भी कह सकते हैं, तरफ भी कह सकते हैं और रुख भी कह सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 दानाई। दानाई का क्या मतलब है? अक्लमंदी। दानाई अक्लमंदी। नंबर 4 आलिम। आलिम कहते हैं इल्म रखने वाला या दाना, यानी अक्लमंद। तो आलिम से मुराद इल्म रखने वाला, दाना या अक्लमंद। नेक्स्ट है बैतुल हिकमत। बैतुल हिकमत क्या मतलब है? दानाई का घर। बैतुल हिकमत
दानाई का घर। और नंबर 6 फ़ायदा। फ़ायदा का मायने है नफ़ा। फ़ायदा का क्या मायने है? नफ़ा। जी, एक मर्तबा दोबारा पढ़ेंगे। सबसे पहले इमला के अल्फाज। हमारा पहला लफ्ज़ है अहमियत। नंबर 2 बगदाद। बगदाद। नंबर 3 बैतुल हिकमत। बैतुल हिकमत। नंबर 4 तजर्रुबे। तजर्रुबे। नंबर 5 मज़ीद। मज़ीद। नंबर 6 ईजाद। ईजाद। नंबर 7 मशीन। मशीन। नंबर 8 किबले। किबले। नंबर 9 धागा। धागा। और नंबर 10 शौक। शौक। जी, ये आपके इमला के अल्फाज मुकम्मल हो गए। अब अल्फाज मायने देखें। पहला आपका लफ्ज़ है ईजाद। ईजाद का मायने है वजूद में लाना। क्या है? वजूद में लाना यानी बनाना। कोई चीज़ बनाना या उसको ईजाद करना। ठीक है। नंबर 2 है समत। समत। समत के मायने हैं जानिब, तरफ, रुख। नंबर 3 दानाई। दानाई का मायने है अक्लमंदी। अक्लमंदी। नंबर 4 आलिम। आलिम के मायने हैं इल्म रखने वाला यानी जिसके पास इल्म मौजूद हो उसे आलिम कहा जाता है। इल्म रखने वाला या दाना। दाना। नंबर 5 बैतुल हिकमत। बैतुल हिकमत का मायने है दानाई का घर। दानाई का घर यानी अक्लमंदी का घर। ठीक है। और इससे क्या मुराद है? ऐसी लाइब्रेरी जिसमें साइंस और रियाजी की बेशुमार किताबें मौजूद थीं जिनसे लोगों ने फ़ायदा उठाया। जी, नेक्स्ट है फ़ायदा। फ़ायदा का मायने है नफ़ा। नफ़ा। जी स्टूडेंट्स, ये आपके इमला के अल्फाज और अल्फाज मायने मुकम्मल हो गए। आपने इनको बार बार पढ़ना है, याद करना है और फिर कॉपी पर लिखना है और ये हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा तीसरे दिन का काम शुरू हो रहा है।
तीसरे दिन का काम है मुख्तसर जवाब दें। क्या है? मुख्तसर जवाब दें। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रीडिंग के बाद आपकी बुक पे सवालात लिखे गए हैं। अब हम वो सवाल जवाब करेंगे। तो पहला सवाल क्या है? सवाल नंबर 1 है, बैतुल हिकमत कहाँ खोला गया? यानी बैतुल हिकमत जो कि बताया जा रहा है कि एक लाइब्रेरी, उसे कहाँ खोला गया? क्या पढ़ा था हमने रीडिंग में? कहाँ खोला गया था? जी, बगदाद में। तो हम क्या जवाब लिखेंगे? बैतुल हिकमत बगदाद में खोला गया। बैतुल हिकमत कहाँ खोला गया? बगदाद में खोला गया। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, बैतुल हिकमत का क्या मतलब है? यानी हमने क्या लिखना है? बैतुल हिकमत का क्या मतलब है? यानी बैतुल हिकमत से क्या मुराद है, या बैतुल हिकमत के क्या मायने हैं? तो क्या मायने हैं? जी, दानाई का घर। तो हम क्या लिखेंगे? बैतुल हिकमत का मतलब है दानाई का घर। बैतुल हिकमत का क्या मतलब है? दानाई का घर। तो आपने जवाब लिखना है, बैतुल हिकमत का मतलब है दानाई का घर। जी, अब हमारा सवाल नंबर 3 है, मरियम अजलिया की इजाद से किसकी समत का पता चलाया जा सकता था? क्या सवाल है हमारा? मरियम अजलिया की इजाद से किसकी समत का पता चलाया जा सकता था?
क्या जवाब है इसका? किस समत का पता चलता था? जी, किबले की समत का। तो हम क्या जवाब लिखेंगे? मरियम अजलिया की इजाद से किबले की समत का पता चलाया जा सकता था। क्या जवाब है? मरियम अजलिया की इजाद से किबले की समत का पता चलाया जा सकता था। जी, सवाल नंबर 4 है, अल जज़री ने कैसी मशीन इजाद की? अल जज़री ने कैसी मशीन इजाद की? कैसी मशीन इजाद की थी? जी, आप लिखेंगे अल जज़री ने एक ऐसी मशीन इजाद की जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाल सकती थी। यानी कौन सी मशीन इजाद की? जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाल सकती थी। सवाल नंबर 5 है, अल ज़हरावी का बनाया गया धागा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? यानी अल ज़हरावी ने जो धागा बनाया वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? तो क्या इसका जवाब लिखेंगे आप? अल ज़हरावी ने एक ऐसा धागा बनाया जो आज भी डॉक्टर जख्म सीने के लिए इस्तेमाल
करते हैं। अल-ज़हरावी का बनाया गया धागा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि उसने ऐसा धागा बनाया जो आज भी डॉक्टर ज़ख़म सीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 6 है, माजी के मुसलमानों की तरक्की की सबसे बड़ी वजह क्या थी? यानी जो माजी के मुसलमानों ने तरक्की की उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या वजह थी? कि उनके अंदर इल्म का शौक़ था। क्या वजह थी? कि उनके अंदर इल्म का शौक़ था। तो हम इसका क्या जवाब लिखेंगे? जवाब मैं यहाँ लिखने लगी हूँ कि माजी के मुसलमानों की तरक्की की असल वजह इल्म हासिल करने का शौक़ था और उसी शौक़ की वजह से मुसलमानों ने तरक्की की और दुनिया को फ़ायदा पहुंचाया। जी, ये थोड़ा सा लंबा जवाब है। क्या था हमारा सवाल? माजी के मुसलमानों की तरक्की की सबसे बड़ी वजह क्या थी? तो इसका क्या जवाब आप लिखेंगे? माजी के मुसलमानों की तरक्की की असल वजह इल्म हासिल करने का शौक़ था और उसी शौक़ की वजह से मुसलमानों ने तरक्की की और दुनिया को फ़ायदा पहुंचाया। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, एक बात मैं आपको वाज़े कर दूं कि यहाँ पर आपकी किताब में इस सबक के सिर्फ़ 3 सवाल दिए गए थे। जो पहले 3 सवाल थे वो दिए गए थे। बाकी सवाल आपकी रीडिंग में से बनाए गए हैं ताकि आपको पता चले कि सबक में क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये सवाल भी ज़रूरी हैं, आपने इन्हें भी याद करना है और
इसकी बार बार रिवीजन करनी है, इसको पढ़ना है ताकि मुश्किल ना हो। ये आपका तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना चौथे दिन का काम शुरू करेंगे। हमारा चौथे दिन का काम मश्क है। आप सब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 67 खोलें, यानी पेज नंबर 67। आपका पहला सवाल है, मंदरजा झैल अल्फाज के हरूफ अलग करें। यानी आपकी किताब पर कुछ अल्फाज लिखे गए हैं, हमने उनके हरूफ अलग करने हैं। जैसे पहला है इल्म, तो इल्म में कौन कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है वो हमने लिखना है। जैसे आइन, लाम और मीम, तो ये इल्म हो गया। नेक्स्ट है रियाजी, तो रियाजी में कौन कौन से हर्फ आए हैं? रे, बड़िए, अलिफ, स्वाद और छोटिए, तो रियाजी। नेक्स्ट है तजुर्बा, ते, जीम, रे, बे और गोल है, तो ये उसके हरूफ अलग हो गए। नेक्स्ट है मशीनें, मशीनें, तो जब हमने इसको अलग किया तो मीम, शीन, मशी, शी यानी छोटी है, नून, बढ़िए और नून गुन्ना, तो ये बन गया मशीनें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके अल्फाज और उनके हरूफ अलग हो गए हैं। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 68 खोलेंगे, पेज नंबर 68। उस पर हमारा सवाल है, सवाल नंबर 3, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। यानी हमारा सवाल क्या है? खाली जगह का। क्या सवाल है? खाली जगह का सवाल है। ठीक है, तो मैं एक मर्तबा पढ़ देती हूँ, अल्फाज मैं बोर्ड पर लिख दूँगी, आपकी किताब में मौजूद है। और सबसे मेन के पहले अल्फाज दिए गए हैं, फिर खाली जगह दी गई है। आपने उन अल्फाज की मदद से खाली जगह मुकम्मल करनी है। जी, पहला है बगदाद में डैश खोला गया। क्या खोला गया था बगदाद में? जी, बैतुल हिकमत। तो आपने खाली जगह में क्या लिखना है? बैतुल हिकमत लिखना है। ठीक है। दूसरा है मरियम अजलिया की डैश से किबले की समत का पता चलता। मरियम अजलिया की किससे? ईजाद से, यानी उसने जो मशीन ईजाद की थी, मशीन से, उसने जो मशीन ईजाद की, उस मशीन से, मरियम अजलिया की मशीन से किबले की समत का पता चलता। नंबर 3, मुसलमानों के डैश से साइंस में
बहुत तरक्की हुई। किससे तरक्की हुई थी? मुसलमानों के तजर्बों से। मुसलमानों के तजर्बों से साइंस में बहुत तरक्की हुई। नंबर 4, डैश ने उस दौर में बहुत तरक्की की। किसने की थी? मुसलमानों ने। कि मुसलमानों ने उस दौर में बहुत तरक्की की। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी खाली जगह मुकम्मल हो गई। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 69 खोलें। सफ़ा नंबर 69 पर सवाल नंबर 4 है। दुरुस्त जवाब के सामने गुड का निशान लगाएं। यानी आपने जो सही होगा उसके आगे टिक कर देना है और जो गलत होगा उसके सामने क्रॉस कर देना है। तो सबसे पहले आपका जुमला है, बैतुल हिकमत का मतलब है बादशाह का घर। बादशाह का घर नहीं, तो ये क्या है? पहला हमारा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, बैतुल हिकमत में रियाजी और साइंस की किताबें रखी गई थीं। जी बिल्कुल, बैतुल हिकमत में साइंस और रियाजी की किताबें रखी गई थी। ठीक है, ये तो हमने टिक कर देना है। नेक्स्ट है, अल जज़री ने ऐसी मशीन बनाई जो ज़मीन के नीचे से मिट्टी निकालती थी। मिट्टी निकालती थी? नहीं, पानी निकालती थी। तो ये गलत है। नेक्स्ट आप देखें, मरियम अजलिया की मशीन से किबले की समत का पता चलता था। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है, अल ज़हरावी ने ऐसी सुई बनाई जिससे ज़ख़म सीते हैं। सुई बनाई थी? नहीं, उसने धागा बनाया था। तो इसका मतलब क्या है? ये गलत है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुमले बनाएं। सवाल नंबर 5 क्या है आपका? जुमले बनाएं। ठीक है। जी, पहला लफ्ज़ है दुनिया। पहला लफ्ज़ क्या है? दुनिया। तो इसका क्या जुमला आप बनाएंगे? ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। क्या जुमला बनेगा? ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। नेक्स्ट आपका लफ्ज़ है किताबें। क्या जुमला बनेगा? अली को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। क्या जुमला बनाएंगे? अली को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। उसके बाद आप इजाद का अगला लफ्ज़ है हमारा इजाद।
ईजाद का क्या जुमला बनाएंगे? मार्कोनी। ये एक वो हैं हमारे, उन्होंने क्या ईजाद किया था? मार्कोनी ने रेडियो ईजाद किया। क्या है? मार्कोनी ने रेडियो ईजाद किया। ठीक है। नेक्स्ट है इस्तेमाल। इस्तेमाल क्या जुमला बनाएंगे? हमें हर चीज का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। क्या होगा? हमें हर चीज़ का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है शौक। शौक का क्या जुमला बनाएंगे? मुझे इल्म हासिल करने का शौक है। मुझे इल्म हासिल करने का शौक है। जुमले हम एक मर्तबा फिर पढ़ेंगे। दुनिया, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। किताबें, अली को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। ईजाद, मार्कोनी ने रेडियो ईजाद किया। इस्तेमाल, हमें हर चीज़ का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। शौक़, मुझे इल्म हासिल करने का शौक़ है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया और इसके साथ ही हमारा चौथे दिन का काम मुकम्मल होता है। हमारा सबक नंबर 11 इल्म का शौक़ मुकम्मल हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये सबक समझने में आसानी होगी। अगर नहीं समझ आता तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करें और सुनें। अगले लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।